everyone, my name is Akriti. Welcome back to the series of currency and banking. इस सीरीज में अब तक हमने नियर अबाउट 93 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं एंड अब हम इसमें फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 से. ओके, लेट्स स्टार्ट. 94. Which of the following is the first Indian bank to introduce mobile banking app? कौन सा पहला इंडियन बैंक है जिसने मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट की थी? दैट वाज ICICI बैंक. ठीक है, एंड इससे रिलेट करके दो तीन क्वेश्चन और थे स्टार्टिंग में. इसमें मैंने बताया थे कि कहीं पे भी अगर पूछे नेट बैंकिंग किसने लाई तो भी उसमें हमने क्या लिखना है? ICICI बैंक ओनली. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. और किस ईयर में आया था ये? इन द ईयर 2008. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस? स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत, या फिर डिजिटल इंडिया और द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. और ये किस ईयर में आया था? आई गेस दिस वाज लाइक 2015. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके तीन पार्ट है: शिशु, किशोर एंड तरुण. इसमें अप टू 50,000 का लोन प्रोवाइड करते हैं ये. ओके, एंड इसमें 50K से अप टू 5 लाख तक का देते हैं, एंड इसमें 5 लाख से टू 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं. ओके, एंड ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें लोन क्या मिलता है तुम्हें? कोलैटरल फ्री मिलता है, यानी तुम्हें कुछ भी ऐसे सबमिट करने की जरूरत नहीं है, एंड डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम है. और ये तीन सेगमेंट्स में है: शिशु, किशोर एंड तरुण. शिशु में क्या होता है? तुम्हें अप टू 50K देंगे, आई एम सो सॉरी, लैक्स थी, 50K तक देंगे. एंड इसमें क्या होगा, लाइक कि जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, अर्ली स्टेज पे होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है. ओके, एंड फिर तरुण किशोर में तुम्हें कब देंगे? जब तुम ग्रोइंग स्टेज पे जाते हो तब तुम्हें अमाउंट बढ़ा देंगे. एंड तरुण के केस में जब तुम एक्सपेंड करने का सोच रहे होते हो तब मिलता है तुम्हें लोन. ओके, सो ये याद रखना है, इसके तीन पार्ट होते हैं, एंड लोन किस किस अमाउंट तक ग्रांट करते हैं इसमें. एंड इसका एक बार ईयर तुम लोग खुद से भी कंफर्म कर लेना, आई गेस 2015 ही होगा. Question number 96. Which of the following is a type of credit facility offered by the bank to their customer to withdraw more money than what is available in their account? कौन सी फैसिलिटी में जब तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा तुम्हें विड्रॉ करने की फैसिलिटी दी जाती है? मतलब लाइक कौन सी बैंकिंग फैसिलिटी है जिसमें तुम्हारे अकाउंट में अगर 10,000 है बट तुम्हें विड्रॉ 15 करना है तो तुम 5,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो? ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, कैश क्रेडिट और द लेटर ऑफ द क्रेडिट. ओवरड्राफ्ट सब फैमिलियर इस टर्म से कि अपने लिमिट से ज्यादा हम इसमें विड्रॉ कर सकते हैं. Next, question number 97. Which of the following type of insurance policy that covers a borrower's outstanding loan amount in the case of his or her death or disability? कौन सा इंश्योरेंस है जिसमें अगर किसी की डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो उसके लोन को कवर अप किया जाता है उसके थ्रू? तो दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, मोटर, होम. सिंपल, लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो अमाउंट दे दी जाती है, उसके बेसिस पे तुम अपने लोन से सब कुछ अपना पे ऑफ कर सकते हो. Question number 98. Which of the following first Indian bank to be fully owned by Indians? Fully owned by Indian, that is Punjab National Bank. And first commercial bank which was fully owned and managed by Indian, that was Central Bank of India. Okay. और ये किस ईयर में आया था? ये आया था तुम्हारा ईयर 1894 में. Question number 99. Which of the following is a type of bank account that can be operated jointly by two or more individuals? कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें एक या दो से ज्यादा उसके ओनर्स हो सकते हैं? तो पहला है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और द जॉइंट अकाउंट. बी इज राइट. सॉरी, डी. इसका एक्सप्लेनेशन देखो. Joint account is a type of bank account that can be operated jointly by two or more individuals. The account holder can make the transaction and operate the account jointly, and the account can be held as either or survivor or both. या तो दोनों चलाएंगे या तो कोई एक भी उसको मैनेज कर सकता है. ठीक है, सिंपल. 100. Which of the following is a type of banking service that allows the customer to access their bank account information and make the transaction through their mobile phone? कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जिसमें तुम अपने फोन से सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और सारी चीजें अपनी चेकआउट कर सकते हो? तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग और द फोन
मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे सस्टेन्ड करंट अकाउंट सरप्लस। पहले तो ये जानो सस्टेन्ड करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले केस में करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है गुड्स या सर्विस को लेके एक कंट्री से पूरे या तो वर्ल्ड में या दूसरी कंट्री से, उसको हम चेक करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सरप्लस लिख दिया है। तो सरप्लस मीन्स व्हाट कि हमारा जो भी लाइक सरप्लस इन द सेंस व्हाट कि मेरे यहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हमारे पास बाहर के पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अगर डिफिसिट होता है यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ओके। encourage the government to liberalize the import and capital movement। एंड यहाँ पे अच्छा सॉरी सस्टेन करंट अकाउंट लिखा है ना, मैंने नॉर्मल करंट अकाउंट बता दिया, सस्टेन वाला नहीं बताया। सस्टेन करंट अकाउंट मींस व्हाट कि मेरे यहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है बट मेरा इंपोर्ट उसके कंपैरिजन में बहुत लोअर है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती कि इंपोर्ट के केस में थोड़े लिबरलाइज हो जाती है, लाइक ठीक है थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देती है कि इंपोर्ट भी चलो हो जाए। जनरली अगर तुम्हारा डिफिसिट में होता है, डिफिसिट होती है हमारा, डिफिसिट मतलब लाइक करंट अकाउंट हमारा डिफिसिट में जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि तुम्हारे इंपोर्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है ताकि तुम्हारा बाहर से सामान आना बंद हो जाए, इंपोर्ट तुम्हारा रिड्यूस हो जाए। बट हमारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी सरप्लस में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को थोड़ा लिबरलाइज कर देंगे कि ठीक है बाहर से भी चीजें आती जाती रहे तो थोड़ा बैलेंस मेंटेन रहेगा। इसका रीजन दिया है, द करंट अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द पेमेंट पोजीशन ऑफ अ कंट्री कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। करंट अकाउंट और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है हमारे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। रीजन ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 102, Which of the following constitutes the foreign direct investment? इनमें से कौन सा FDI क्रिएट करेगा? A speculator trying to make a profit by buying company share on foreign stock exchange? No. Indian energy company buying territory abroad where it expects to find the oil reserves, or the tourist purchasing foreign currency to spend on a holiday abroad? A company signing an agreement with a wholesaler to distribute its products in a foreign market. So option number B is right. कोई इंडियन एनर्जी कंपनी है, ठीक है, मान लो रिलायंस ने क्या किया, बाहर किसी कंट्री जहाँ पे ऑयल वो होता है वहां पे लैंड परचेज कर लिया, ठीक है, किस लाइक किस मोटिव से या किस इंटेंशन से कि वहां से उनका ऑयल जनरेट होगा, तो दे आर डूइंग व्हाट, इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री में जाके, तो दैट इज एफडीआई। Question number 103, currency depreciation in Indian rupee in a recent time has largely been attributed to। currency depreciation क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब मेरी वैल्यू गिरी है मेरी करेंसी की, वो भी किस रीजन से, ड्यू टू मार्केट कंडीशन। सो पहला क्या दिया, डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक सेविंग, इंक्रीजिंग एफडीआई फ्लो, दोनों ही नहीं होगा, पोर्टफोलियोज आउटफ्लो, हायर करेंसी सर्कुलेट्स एंड हायर इंपोर्ट एंड डेट सर्विसिंग। सो ऑप्शन नंबर सी और ई दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। 104, arranging the following steps in the process of GDR issue। पहले तो GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी, ओके। इसमें लाइक हमारा क्या है दिया, प्रोसेस क्या होगी इसको GDR इशू करते टाइम हमारी, तो पहली प्रोसेस मतलब लाइक पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो हम रजिस्टर करेंगे, पहला ये हो गया, फिर करेंगे लाइक अप्रूवल लेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। अब अप्रूवल हम किससे लेंगे, सेबी या और आरबीआई से, दोनों से अप्रूवल लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, अपॉइंटिंग द वास्टिंग ऑफ शेयर्स इन द कस्टोडियन, फिर ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप होगा हमारा जीडीआर अलॉट करेंगे और फिर उसे लिस्ट करवाएंगे। तो अब देखो सीक्वेंस कौन सा बेटर है, ए में क्या है, पहले सी दिया है, नहीं ए का ए दोनों में दिया है, इन दोनों में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। सो ये क्या होगा, तुम्हारा प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से देखना, स्टार्टिंग के 2-3 भी अगर सेट कर लोगे तो बाकी के दो अगर इधर मतलब लाइक नहीं भी समझ में आ रहे होंगे तो वो लाइक कहते हैं ना दिमाग से यूज करोगे तो हो जाएंगे ये भी।
105. A theory of exchange rate whereby a unit of any given currency should be able to buy the same quantity of good in all the country is called exchange rate theory में like exchange rate में एक कोई ऐसी यूनिट है, मान लो 500 रुपीज है हमारे यहाँ के, ठीक है। अब मैं उस 500 से क्या करूँ, मैं इंडिया में भी सेम क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर गुड की खरीद पाऊँ और यूएस में भी सेम क्वांटिटी गुड उस लाइक गुड की खरीद पाऊँ। तो दैट इज व्हाट, दैट इज परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी। ओके, इस थ्योरी का मतलब यही है। 106. In which year did the company IBM and Coca-Cola shut down their operation for not being able to comply with the Foreign Exchange Regulation Act that mandated the foreign investors cannot own over 40% in Indian enterprises? So किस ईयर में तुम्हारी कोका कोला और आईबीएम ने अपना शट डाउन किया था, क्योंकि उस टाइम पे रेगुलेशंस आए कि बाहर के मतलब इन्वेस्टर्स 40% से ज्यादा ओन नहीं कर सकते इंडियन कंपनीज में। तो दैट वाज इन ईयर 1977. 107. The practice of delaying the receipt from the foreign currency designated the receivable whose currencies are likely to appreciate, and dealing the foreign currency designated to payable where currencies are likely to depreciate is known as. अगर मेरी करेंसी डिप्रिशिएट होने वाली है, ठीक है, मुझे पता लग रहा है ये चीज, एंड मैं उस रीजन से मेरे को मैं पेमेंट क्या कर रही, डिले कर रही, या फिर अप्रिशिएट होने वाली है, मुझे ये भी आइडिया लग रहा है मार्केट सिचुएशन देख के, तो मैं उस रीजन से भी क्या कर रही, डिले कर रही, जिसमें मुझे पेमेंट करनी है उससे, या फिर जिससे मुझे पेमेंट देनी है, दोनों ही हम दोनों डिलेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी में अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो इस प्रोसीजर को या फिर इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है डिले। हंड्रेड एंड एट, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ, पहले तो देखो करेंसी स्वैप होता क्या है। करेंसी स्वैप मतलब एक ऐसी अमाउंट जिससे दो कंट्रीज क्या कर रही है, दो ऑर्गेनाइजेशंस क्या जाती हैं कि एक्सचेंज करती है एक अमाउंट और एक इंटरेस्ट रेट अपने बीच में, लाइक एक एग्रीमेंट करके। सो एग्जांपल से बताती हूँ, कंपनी ए है, ठीक है, उसके पास यूएस डॉलर्स है, एंड कंपनी बी है, उसके पास यूरोज है। पर कंपनी ए को क्या चाहिए, यूरोज चाहिए, एंड कंपनी बी को क्या चाहिए, डॉलर्स चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट करेंगे कि ठीक है, एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए कि आप मुझे अपनी ये अमाउंट लाइक इतनी प्रिंसिपल अमाउंट दे दो और इतने इंटरेस्ट रेट पे दे दो। आफ्टर सर्टेन पीरियड हम दोनों अपने अपने अमाउंट्स एक दूसरे को रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज रेट का जो रिस्क होता है वो इनका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया करेंसी स्वैप क्या होता है। ऑप्शन देखो, ए हेजिंग अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, speculating the foreign exchange, the leverage instrument used by the cooperative bank, mode of payment in the international trade. So ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला, लाइक जब मैंने एग्जांपल दिया, तो ये दोनों क्यों ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि इनका जो फ्लक्चुएशन रेट है या फिर एक्सचेंज रेट है जो हमारा, उसका रिस्क वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 109, which of the following narrative describes Fisher effect? इनमें से कौन सा फिशर का इफेक्ट मतलब लाइक डिस्क्राइब करते हैं। सो देखो, अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल है, रियल के, और प्लस क्या करता है, इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है उसका रेट। ये सही है। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट जो है मेरा नॉमिनल के इक्वल होगा, बट माइनस करेंगे क्या, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इसमें, ये भी ट्रू है। एक्सचेंज रेट डिफरेंट बिटवीन टू करेंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। ओके, एक्सचेंज रेट है दो कंट्रीज का, वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट से और इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस से, ये भी सही है। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस एंड परचेजिंग पावर पार्टी। तो ये तो तुम्हारा गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 110, when the foreign currency assets and liability match in terms of amount of exposure and timing of the maturities, it is described as, अगर मेरी फॉरेन करेंसीज जो है एसेट और लाइबिलिटीज के टर्म में क्या करती है, मैच करती है सेम अमाउंट और सेम टाइमिंग पे, अमाउंट में भी तुम्हारी क्लोजली रिलेटेबल हो बट टाइमिंग क्या हो, इक्वल सेम हो, तो उस सिचुएशन में इट इज नोन एज नेचुरल
H, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट. 111. According to FDI policy of India, in which of the following areas 100% FDI is not allowed in equity in automatic routes in India? Automatic routes से 100% FDI किस में allowed नहीं है हमारे में? ऑप्शंस देखो. कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अलाउड है इसमें तो. इंडस्ट्रियल पार्क्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और डी द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. इसमें अप टू आई गेस 40% अलाउड है या 49% ऑटोमेटिक रूट से. बाकी के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा तुम्हें आरबीआई से. 112. When was FDI introduced in India? FDI तुम्हारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कब की गई थी? इन द ईयर 1991, जब हमारा एलपीजी आया था. ओके, एलपीजी कौन मतलब उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव. एंड फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आई गेस डॉक्टर मनमोहन सिंह. ओके, सो इनके भी नाम याद रख लेना. एनएलपीजी क्या होती है, एनएलपीजी कब आई थी, और मतलब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, वो चीज. 113. The difference between the value of export and value of import of goods of a country in a given period is of time is known as. यहाँ पे क्या पूछा है? डिफरेंस वो भी किसका? तुम्हारे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट का. ओके, बट किस टर्म्स में? सिर्फ गुड्स के टर्म में पूछा है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? बैलेंस ऑफ ट्रेड. बट वहीं पे अगर यहाँ पे सिर्फ गुड्स मेंशन नहीं किया होता, लाइक सर्विस मेंशन कर दी गई होती या साइलेंट होता, सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पूछा होता, तो उस केस में हम आंसर क्या करते? करंट अकाउंट. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ गुड्स स्पेसिफाई किया है, तो इसलिए हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंगे. 114. Identify the correct sequence of the steps involved in the process of foreign direct investment. FDI के steps क्या है? पहले तो evaluating the potential risk and challenges in the target country, identifying the target countries for the investment, conducting due diligence on the potential investment opportunities, executing the investment and establishment the operation, assessing the potential of the return and the benefit of the इन्वेस्टमेंट. सो पहले तो हम क्या करेंगे? टारगेट ढूंढेंगे, अपनी कंट्री को देखेंगे कि किस कंट्री में मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा. तो पहला स्टेप तो ये होगा तुम्हारा. दूसरा क्या था? इवेलुएटिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस. फिर हम अपने रिस्क और चैलेंजेस देखेंगे कि अच्छा ठीक है, हम इस कंट्री में तो जाएंगे, बट इस कंट्री की गवर्नमेंट क्या और नॉर्म्स ला सकती है फ्यूचर, या फिर क्या मेरे लिए वहाँ पे लाइक इन्वेस्ट करना रिस्की होगा या नॉर्मल रहेगा, या फिर वहाँ के लॉस के साथ कंप्लाई करना लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो पाएगा या नहीं. ये सारी चीजें हम इवेलुएट करते हैं. फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारा? असेसिंग द पोटेंशियल रिटर्न एंड बेनिफिट ऑफ द रिटर्न. फिर हमारा जो रिटर्न हमें मिलेगा उसको भी हम असेस करेंगे, तो दैट इज थर्ड स्टेप. फिर फिर कौन सा पढ़ा था हमने? कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस. दिस इज फोर्थ स्टेप एंड दिस वन इज द फिफ्थ वन. तो इसके बेसिस पे देखो, पहला किसके में भी दिया है? बी 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 like second option number B is right. 115. Balance of payment of country includes. Balance of payment of country में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विस और कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट. ये तुम्हारा किस में जाता है? करंट अकाउंट में. एंड ये तुम्हारा किस में जाता है? कैपिटल अकाउंट में. ओके, सो बोथ ए एंड B. 116. Dash is the nodal department for formulation of policies of FDI. कौन सा डिपार्टमेंट तुम्हारे पॉलिसीज फॉर्म करते हैं FDI में? तो दैट इज RBI, NABARD और द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और दिस SEBI. So option number C. 117. The first woman to feature on US dollar note. पहली कौन सी वुमन थी जो US डॉलर नोट पे फीचर हुई थी? तो दैट वाज मार्था वॉशिंगटन. ऑप्शन नंबर B. Which of the following is concerned with the trade unions? इनमें से कौन सा ट्रेड यूनियन में concerned है? That is INTUC. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस. और ये किस टाइम पे फॉर्म हुई थी? इन द ईयर 1947 ऑन 3rd May. 119. What is the current share of crude and petroleum product in the total import of India at present? अभी के टाइम पर कितना शेयर है तुम्हारा पेट्रोल में हमारी कंट्री का, या फिर लाइक हमारी कंट्री का स्पेसिफिकली पूछा है? तो अबव 70%, 52 to 56%, 6 to 21% और 27 to 33%. तो
ऑप्शन नंबर बी इज राइट. 52 के 56 52 और 56 के बीच में है. इसका एक्सप्लेनेशन देखो. एज पर द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे डाटा द शेयर ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज 52.7%. Next, 120 with the reference of Indian economy consider the following statement. यानी इनमें से कौन सा इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से सही स्टेटमेंट है. पहला, एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी. ये तो सही है. An increase in the real effective exchange rate indicates the improvement in the trade of the competitiveness. गलत है. An increase in the trend in a domestic inflation relatives. Inflation in other countries is likely to cause increase and difference between the need and read. So option number C is also right. तो 1 and 3 इसमें ना, तो option number C is right. 121 FDI stand for foreign direct investment. Option number B. 122 which of the following constitutes Indian major import items. इनमें से कौन सा मेजर इंपोर्ट आइटम है हमारी कंट्री में. जूट एंड टेक्सटाइल, टी, जेम्स एंड ज्वेलरीज और क्रूड ऑयल. सो ऑप्शन नंबर बी. और कितने परसेंट तक है हमारा ये. एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन से देखो. एक्सप्लेनेशन से देखो. इंडिया प्रोड्यूसेस जस्ट 20% ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इट्स डिमांड एंड रेस्ट 80% इज इंपोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड एंड क्रूड ऑयल एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट अकाउंट फॉर अराउंड इज दैट इज 22% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ द इंडिया. तो नियर अबाउट 22% हम इंपोर्ट करते हैं इसको एंड 20% हमारा खुद का हो जाता है. Which of the following is not trade barrier? इनमें से कौन सा ट्रेड बैरियर नहीं है. सब्सिडीज, एम्बैग्स, एक्सपोर्ट सिक्योरिटीज और द टैरिफ बैरियर्स. सो एक्सपोर्ट सिक्योरिटीज. 124 which of the following constitutes the foreign direct investment? इनमें से कौन सा एफडीआई डायरेक्ट वो करता है. ये क्वेश्चन तो ऊपर रिपीटेड है ना. हाँ रिपीटेड है. तो ऑप्शन नंबर बी था. इसमें कोई भी इंडियन कंपनी बाहर की किसी भी कंट्री में जाके कोई लैंड परचेज कर रही है, किस एक्सपेक्टेशन से कि वहां से ऑयल निकलेगा. which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. If an asset of integral foreign operation is carried at a cost and cost depreciation of fixed tangible asset is translated at average exchange rate. गलत है. historical rate पे करते हैं. If the asset is an integral foreign operation is carried at the cost and depreciation of the tangible asset is translated at closing exchange rate. No. If the asset of integral foreign operation is carried at a cost and the cost at the depreciation of tangible asset, fixed tangible asset is translated at the opening exchange rate. No. If the asset of integrated foreign operation is carried at the cost and the cost and the depreciation of tangible fixed asset is translated at exchange rate at the date of the purchase of the asset, that is right. पहले तो देखो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता क्या है. इसमें जनरली जो कंपनी है वो अपनी पेरेंट कंपनी पे कंप्लीटली डिपेंडेबल होती है. ठीक है. अब हमने ये जो पढ़ा कि एट द डेट ऑफ परचेज ये सब क्या है. तो जनरली जब भी कोई ऐसी कंपनी कोई सामान खरीदती है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है. जिस कॉस्ट पे हमने कोई चीज अक्वायर की होती है वो कॉस्ट. ओके. सेम कॉस्ट. हम जब फॉरेन एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से उसको चेक करेंगे तो जो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द सेंस व्हाट कि जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज होगा वो हम उसे ट्रांसलेट करेंगे उसी जिस दिन हमने परचेज किया होगा उसके बेसिस पे. एंड इवन डेप्रिसिएशन भी सेम मेथड पे होगा. ये नहीं कि कोई फर्दर या फिर क्लोजिंग रेट्स के बेसिस पे होगा. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड हाँ इसका ये भी देख लो ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है. AS 11. ओके. The effect of change in the foreign exchange rate business might be involved in a foreign exchange related transaction in a couple of ways. तो AS 11 के थ्रू हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही हम ट्रांसलेट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, वो भी जिस दिन हमने उसको परचेज किया होगा वो वाला. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे और क्वेश्चंस इस पे चाहिए या जैसे लगता है कि लाइक ठीक है 100+ इतने तो हो गए बट और अभी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो जिसकी प्राइसिंग है कितनी 1999 ओनली। एंड उसमें तुम्हें पीडीएफ नोट्स नहीं मतलब पीडीएफ बुक्स मिलेंगी जो CUT PG एमकॉम की है, जो सिर्फ तुम्हें CUET नहीं मतलब लाइक बाकी अगर तुम कोई और स्टेट एग्जाम के लिए सोच रहे होगे फॉर एमकॉम तो उसमें भी तुम्हारे लिए इक्वली यूजफुल होंगी। एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और तुम्हें टॉपिक वाइज या फिर कह लो चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, बाय बाय।